कोरोना त्रासदी के बाद अपनी जड़ों की ओर लौटेगी दुनिया। खान पान और रहन सहन को लेकर लोगों में आ रही जबरदस्त जागरूकता। रासायनिक खाद बनाम जैविक खाद को लेकर भी छिड़ी बहस। रासायनिक खाद को माना जाता है बहुत सारी बीमारियों का बड़ा कारण। कैंसर के तेजी से फैलने का बड़ा कारण भी रासायनिक खाद ही माना जाता है। ऐसे में अब जैविक खाद से तैयार हुई फसलों की बढ़ने लगी है मांग। कोरोना त्रासदी के बाद बढ़ेगा ऑर्गेनिक खेती का चलन, लेकिन क्या खेती के लिए जरूरी मात्रा में मिल पाएगा जैविक खाद? और हर मोर्चे पर परेशान किसान के लिए जैविक खाद से खेती होगी फिजिबल। बैक टू रूट्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोरोना त्रासदी ने हमको ये मौका दिया है कि हम बैठकर उन बातों पर गंभीरता से विचार करें जिस पर आमतौर पर हम सोचते ही नहीं हैं, या बहुत ऊपरी तौर पर सोचते हैं। बहुत कैजुअली, बहुत सुपरफिशियली, बहुत ही बेपरवाह लापरवाह तरीके से सोचते हैं। इन चीज़ों में हमारा खाना पीना भी है, हमारा रहन सहन भी है, हमारे नाते रिश्ते भी हैं। हम चीज़ों को, घटनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं, उनको लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी उसमें शामिल है। इनमें सबसे ऊपर है हमारा खाना पीना। दिलचस्प बात देखिए कि जिस जंक फूड या बाज़ार के खाने के बिना हमारी नई पीढ़ी जीना मुश्किल समझती थी, उसके बिना बखूबी काम चल रहा है। बल्कि ये समझ में आने लगा है कि हम सेहत के मोर्चे पर स्वाद की क्या कीमत चुका रहे थे। ये तो चलिए स्वाद की बात हुई, लेकिन अनाज का क्या? जो हमें जैसा मिलेगा वैसा ही खाना है। इसको लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है कि अब हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम केमिकल फर्टिलाइजर से तैयार अनाज नहीं खाएंगे। नाले के संक्रमित पानी से तैयार सब्जियां हमारी डाइनिंग टेबल तक नहीं पहुंचेंगी। जानकार लोग सरकार को ये राय दे रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, ताकि लोगों के शरीर में कैंसर पैदा करने वाले रसायन अनचाहे तरीके से पहुंचे ही नहीं। लेकिन व्यावहारिक पहलू को देखते हैं तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि जिस देश की सबसे बड़ी आबादी अनाज पैदा करके ही अपना पेट भरती है, यानी किसान है, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में क्या जैविक खेती संभव है? और क्या बीपीएल की बड़ी आबादी वाला देश महंगी जैविक खेती को अफोर्ड कर सकता है? आज इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी कि कोरोना विभीषिका हमें कुदरत की कीमत समझा पाई है। खान पान में जैविक चीजों का महत्व क्या अब लोग समझेंगे? और किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी संभव है, कितनी व्यावहारिक है? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज डॉक्टर अतुल गुप्ता हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैविक किसान उत्पादक संघ के। डॉक्टर अजय शर्मा हैं, आप सीनियर गैस्ट्रो सर्जन हैं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश का पहला लिवर ट्रांसप्लांट एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में किया था। श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और किसान नेता भूरा राम हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। बहुत स्वागत है फिलहाल आप तीनों का। सबसे पहले अतुल जी आपके पास आ रहा हूँ और ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है जिस बात को समझाने में सरकार, सरकारी तंत्र, स्वयंसेवी संस्थान, तमाम एनजीओज, आप जैसे लोगों को समझाने में इतना पसीना बहा चुके, इतना सरकारें पैसा खर्च कर चुकी, लेकिन वो नतीजे नहीं आए जो कोरोना की इस त्रासदी ने ला दिए हैं। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जंक फूड के बिना भी काम चलता है, केवल स्वाद के लिए ही खाना नहीं खाना है, शरीर को सेहतमंद रखने के लिए भी खाना खाना है, और उसमें क्या क्या एहतियात जो बताई गई हैं वो बरतना ज़रूरी है। ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? नमस्कार। सबसे पहले आपने जो विषय उठाया है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज लोगों की मानसिकता के अनुसार लोगों का ऑब्जर्वेशन बदल रहा है। हम लोग पिछले 20 सालों से
एक कार्य कर रहे थे कि लोगों को यह मोटिवेट कर रहे थे कि जैविक खेती भारत में संभव है और जैविक खेती के उत्पादन को उपयोग करने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। स्थिति क्या है कि लोगों की जो सब्जियां जिसमें यूरिया, जिसमें केमिकल, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों के शरीर की इम्यूनिटी क्षमताएं कम होती जा रही हैं। और यह बात WHO भी जानता है, यह बात भारत का स्वास्थ्य विभाग भी जानता है और ये दुनिया के सभी मंचों में अच्छी तरीके से जानी जाती है। भारत सरकार ने इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी बनाया और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए, लेकिन जमीन पर किसान खेती क्यों करे, यह विषय हमेशा ही पैदा होता रहता है कि किसान खेती करेगा तो किसान के उत्पादन को खरीदने वाले लोग कहाँ हैं। इस कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण जब लोग घरों में बैठे, लोगों ने ये महसूस किया कि सबसे बड़ा है आज की तारीख में अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य से बड़ा धन नहीं है। आज लोगों के मन में ये बात अच्छी तरीके से आ गई है कि हमें अच्छा भोजन कैसे भी मिल जाए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, लेकिन हमें अच्छा, पौष्टिक और पूरी तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यूज वाला एक अच्छा भोजन हमें मिले, जिसके लिए जैविक खेती बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी नहीं, आपने अतुल जी जो कहा वो सारी बात समझ में आती है और पहले से भी लोगों को समझ में आ रही थी। अब लोगों ने इस बात को शायद और करीब से महसूस कर लिया होगा। लेकिन जो आपने कहा कि चाहे कीमत कुछ भी हो, जिस कोरोना त्रासदी की हम बात कर रहे हैं और जिसने लोगों को, जो हम खा रहे हैं उसकी तरफ लोगों को जागरूक बनाया है, उस कोरोना त्रासदी के दूसरे पहलू ये भी हैं कि लोगों के पास खाने का सतूना नहीं है। अच्छा खाने के बारे में आदमी तब सोचेगा जब उसकी जेब में कुछ पैसे होंगे। इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर चिंता की रेखाएं सरकारी तंत्र के माथे पर और ख़ास तौर पर देश का जो मध्यम वर्ग है उसके माथे पर हैं कि जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आदमी कैसे अपना घर गृहस्थी, कैसे अपना परिवार चलाएगा। उस स्थिति में हम क्या ये मान सकते हैं कि जैविक खाने के लिए आदमी 2 पैसे ज़्यादा खर्च कर देगा? या तो ये मिथक है कि हम जैविक तरीके से अगर खाने पे जाएंगे तो वो महंगा होगा। इस मिथक को आप तोड़ सकते हैं, आप समझा सकते हैं। या फिर ये तय मान करके चलिए कि ये केवल कॉस्मेटिक बातें ही हैं हाल फिलहाल, जब तक हमारा जीवन स्तर ओवरऑल ये सब चीज़ें अफोर्ड करने के लायक नहीं हो जाए। जनमानस को एक बात समझनी चाहिए कि जैविक खेती सबसे सरल और सबसे ज़्यादा कम खर्चे वाली खेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि हमें ना तो चाइना से यूरिया इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना ही भारत सरकार को बहुत सारी सब्सिडियां देनी पड़ेंगी, और ना ही हमें हमारे किसान के लिए कोई भी वस्तु बाहर से लानी होगी। आज बहुत बड़ी समस्या इसी बात की है कि हम लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, या सरकारें लोगों को समझा नहीं पा रही हैं कि किसान के पास में गाय है और किसान के पास गौशालाएं हैं और गौशालाओं के पास गोबर है, और जो कि आज की तारीख में किसी भी कीमत पे उपयोगी नहीं है। हम एक बहुत अच्छी योजना बना सकते हैं इस राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए, और किसान के पास में नेचुरल जो सोर्सेज हैं उसके माध्यम से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ एक बात की है कि भारत के लोग ये बात स्वीकार कर लें कि हमको जैविक खेती कर चाहिए, जैविक उत्पादन चाहिए। कॉस्ट में आपसे कहता हूँ कि भारत में कॉस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस समस्या को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि आज त्रासदी है, भोजन की उपलब्धि नहीं होती है या भोजन के लिए महामारी हो रही है, मैं कहता हूँ आप किसानों को कॉन्फिडेंस दे दीजिए इस बात का कि किसान भाई, हम जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती के लिए सभी प्रकार के आपको सहयोग करेंगे। किसान को सिर्फ एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, अनुभव चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। यदि भारत सरकार और राज्य सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले लें तो किसान आपसे कभी 2 रुपया ज़्यादा नहीं मांगेगा। और मैं वैसे भी जेपी शर्मा जी आपको बता दूं कि आज भी भारत में जो भी जैविक खेती करने वाले किसान हैं उनको कोई बाजार भाव से रुपया 1 ज़्यादा नहीं मिल रहा है। वो तो मिडिल मैन जो कि बड़ी बड़ी लेवलिंग करके ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा करके जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मिडिल का रोल अदा करते हैं,
वो ही सबसे ज्यादा रुपया कमा रहे हैं और उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। दिस इज द पैकेजिंग मार्केट ऑफ ऑर्गेनिक बिजनेस। बिकॉज ऑफ फार्मर्स की जहां बात करें, एक बिल्कुल 1 to 1 की बात करें, तो किसान आज भी वही गेहूं ऑर्गेनिक तरीके से जो उगाता है मंडी में ही बेचने जाता है। उसके घर पर जो लोग खरीदने जाते हैं वो खरीद करके उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा करके, उसकी लैब रिपोर्ट करा करके उसकी मार्केटिंग करते हैं, जो कि बाजार में बहुत महंगी बिकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो समझ में आती है अतुल जी, लेकिन ये समझाइए मुझे, हमारे साथ एक किसान प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे कुछ देर में, वो बेहतर तरीके से शायद इस बात को रख पाए आपके सामने, लेकिन मैं किसानों के नज़रिए से समझना चाहता हूँ। जितने बड़े पैमाने पर खेती होती है, हमारी तो मैक्सिमम जो आबादी है वो खेती से ही जुड़ी हुई है। जितनी ज़मीन है जिस पर खेती की जाती है, उसके लिए जो खाद चाहिए, क्या हम उतना जैविक खाद प्रोड्यूस करने की हैसियत में हैं? जब ये कहा जा रहा है कि हम अपने पशुधन के लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, लोग पशुओं को छोड़ देते हैं, वो आवारा पशु शहर में घूमते फिरते हैं, उसको लेकर तमाम तरह के सामाजिक मुद्दे भी पैदा होते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो उन हालात में आपको ये व्यावहारिक लगता है क्या, या वो व्यावहारिक रास्ता क्या है जिसके ज़रिए हम इतने बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन कर सकें? मैं आपको सबसे पहले एक सत्य से अवगत कराता हूं। पूरे भारत का 63% जो है भारत की जनसंख्या और भारत का क्षेत्रफल वो कृषि आधारित और कृषि डिपेंडेंट क्षेत्र है। अब बात ये समझने की जरूरत है कि क्या हम भोजन जैविक तरीके से भोजन उपलब्ध करा पाएंगे आपको? नंबर 1 उत्तर हमारा इस प्रकार से है कि आपके पास में जैविक खेती करने के लिए इंग्रेडिएंट की क्या आवश्यकता होती है। या तो एक पहला प्रोडक्ट होता है उसके लिए मैन्योर यानी खाद, दूसरा होता है ऐसे केमिकल, ऐसे फर्टिलाइजर जो कि कीट पतंगों को नष्ट कर सकें। जो हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जिसको हाईलाइट किया जाता है, नीम का जो पौधा है वो पूरे भारत में हर जगह पर उपलब्ध है और बहुत ही भारी मात्रा में है। तीसरा एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग करता है। और चौथा एक प्रोडक्ट है गौमूत्र का अर्क जो है, या गौमूत्र का जो एक्चुअल है गौमूत्र, वो उपयोग आता है। इसके बाद में बहुत सारे बैक्टीरियाज की आवश्यकता होती है, जो बैक्टीरियाज गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र में ही पाए जाते हैं। और इस बात के लिए भारतीय जैविक केंद्र जो है गाजियाबाद में, उसने भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बना रखे हैं। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जैविक खेती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप जैविक खेती करने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आपके पास संसाधन क्या है। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते राष्ट्रीय लेवल की, हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में गौपालन मंत्रालय के पास में 2800 या 2900 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। इन गौशालाओं में न्यूनतम 200 से अधिक, मतलब कम से कम 200 पशु होते हैं, यानी गाय गौ माता होती हैं। और किसी गौशाला में 2000, किसी में 5000, 10,000, इस तरीके से। चलिए, समझ गया मैं आपकी बात। आप संसाधनों के बारे में जो बता रहे हैं, हमारे साथ भूराराम जुड़ गए हैं। भूराराम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, किसान हैं आप, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, किसानों की आवाज़ भी आप उठाते रहे। वापस आऊँगा अतुल जी आपके पास। भूराराम जी, ये इस बात को कोई नहीं नकार सकता, इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है, आप हैं, मैं हूँ, अतुल जी हैं, कोई, और डॉक्टर अजय शर्मा भी इस पर मुहर लगाएंगे कि अगर जैविक तरीके से तैयार किया हुआ खाना, सब्जी, अनाज जो भी है वो हम खाते हैं तो हमारी सेहत के लिए वो बढ़िया होगा। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था अतुल गुप्ता जी से, आप जुड़े उससे पहले आपने संभवतः बात सुनी होगी कि हमारे देश में जितनी बड़ी तादाद में किसान हैं और हमारी आजीविका का इस देश का कुल मिलाकर सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खेती किसानी से ही निकलता है, वो क्या हम जो जैविक तरीका है उससे क्या हम भरपाई कर सकते हैं अपने खेतों की? ये व्यावहारिक रूप से संभव है क्या? समझने की कोशिश कर रहा था अतुल गुप्ता जी से, आप जुड़े उससे पहले आपने संभवतः बात सुनी होगी कि हमारे देश में जितनी बड़ी तादाद में किसान हैं और हमारी आजीविका का इस देश का कुल मिलाकर सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खेती किसानी से ही निकलता है, वो क्या हम जो जैविक तरीका। भूराराम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कर सकते हैं अपने खेतों की? ये व्यावहारिक रूप से संभव है क्या? देखिए, ऐसा है कि
जो यहाँ पर मुद्दा सब्सिडी और जैविक खेती दो का है, तो अपन ये जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर 60% एग्रो इंडस्ट्री है वो कृषि पर निर्भर करती है और कृषि को कोई सब्सिडी दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल किसान को ही फायदा होता है। एक आम उपभोक्ता जो फूड ग्रेन का प्रयोग करता है, फल का प्रयोग करता है, सब्जी का प्रयोग करता है, मसाले का प्रयोग करता है, उन सबको इसका फायदा पहुंचता है। और एग्रीकल्चर एक व्यापक शब्द है, कोई खेती करना ही एग्रीकल्चर नहीं है। जैसे मछली पालन है वो भी एग्रीकल्चर में आता है, जैसे मुर्गी पालन है वो भी एग्रीकल्चर में आता है। तो इन सारे सेक्टर को सब्सिडी देने से एक आम उपभोक्ता को जो है इसका फायदा होता है और इसीलिए हमारी जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो विद इन कंट्रोल रहती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जैसे एग्रो उसमें जो ऑर्गेनिक खेती की बात है, तो ऑर्गेनिक खेती के द्वारा भी ये संभव हो सकता है, बट इसमें टाइम लगेगा। राजस्थान के लिए मैं उदाहरण के लिए मेरे ख्याल से डूंगरपुर जिले के अंदर अभी एक तरह का प्रयोग कर रखा है। डूंगरपुर के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी एरिया के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। तो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोशन देने के लिए भी किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। हमें पता है कि आज अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश है वो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को काफ़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं। तो इसके द्वारा भी सब्सिडी दे करके हम जो है ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया होगी और हमारी मिट्टी के लिए भी बहुत बढ़िया होगी, हमारे वातावरण के लिए भी बहुत बढ़िया होगी। तो निश्चित रूप से, लेकिन ये सब्सिडी है वो वास्तव में किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बाकी सेक्टर्स के अंदर सब्सिडी देते हैं तो किसान इससे वंचित क्यों रहे? किसान तो अन्नदाता है, किसान तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज भी जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमें इसको हमेशा प्रमोट करना चाहिए। ठीक है बुराराम जी, एक बार डॉक्टर अजय शर्मा के पास जाऊंगा मैं। डॉक्टर अजय शर्मा, ये कहा जा रहा है इन दिनों में खास तौर पर कि कोरोना ने दुनिया के ऊपर ज़्यादा असर डाला है, हिंदुस्तान के ऊपर वो उतना असर नहीं डाल पाया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ का लोगों का जो खान पान है, रहन सहन है, वो दुनिया के बजाय, दुनिया के बनिस्बत, दुनिया की तुलना में थोड़ा सा अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोगों की इम्यूनिटी का लेवल भी ज़्यादा है और इसलिए लोग बेहतर तरीके से कोरोना से लड़ पा रहे हैं। पहले तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर बात अगर सही है तो इस पर मुहर लगाएं, और दूसरा फिर मैं आपके दूसरा सवाल मैं लेकर आता हूं आपके पास। पहले मैं इसका जवाब आपसे ले लूं। देखिए, बिल्कुल वाजिब बात है ये कि हम हिंदुस्तानियों के अंदर जो हमारा खान पान का तरीका है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है, वो काफ़ी पुराने तरीके से, मतलब हम नया तरीका जिसे हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं उस तरह का नहीं है। इसमें मैं स्पेसिफिक फोकस डालना चाहूँगा जंक फूड के ऊपर। आज भी हम लोग जो अधिकतर लोग जो परिवारों में खाना खाते हैं वो हमारा पुराने तत्व का, जैसे हमारे रॉ मटेरियल का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिससे कि शायद हमारे भारतीयों में इन जनरल इम्यूनिटी रिलेटिवली बेहतर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। आप देखेंगे वेस्ट के अंदर जितनी ज़्यादा ये महामारी का नुकसान हुआ है उतना हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। देखिए, मेजर क्रेडिट डेफिनेटली मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा जिन्होंने सभी समय पर सारे निर्णय लिए, लेकिन कुछ योगदान हमारी संस्कृति का भी है। हम लोग जो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाने का रिवाज, हमारे पास में नॉन फ्रोजन फूड, हमारे पास में जो फूड खाना आता है वो ताज़ा खाना आता है गाँव से, जिसको हम खा पा रहे हैं और जिसको हम सारी जिंदगी खाते आए हैं। अगर आपको याद हो, हम शायद हमारे पास बचपन से कहा जाता था कि हमारी नानी दादी जो रूप में खाना देते हैं वही सबसे बेहतरीन रूप है। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास में रॉ फूड है, अगर हमारे पास में ज़्यादा फाइबर डाइट है, हम आज भी कहते हैं अगर हमारे पास फाइबर डाइट ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने भी कच्चे फल सब्जियां, उससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। हमारे पास आज भी देखेंगे हम लोग रात को अगर दूध के अंदर हम हल्दी डाल के पीते हैं, उससे हमारे अंदर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जिससे बीमारियों को लड़ने की क्षमता ज्यादा पैदा हो रही है। ये सब चीजें वेस्टर्न कल्चर के अंदर नहीं है। ये हमारे पास में सिर्फ हमारे पास ही है, बल्कि दुनिया में शायद हिंदुस्तान के पास ही ये सौगात प्राप्त है। तो
अगर हम इससे थोड़ा सा हम चेंज होते जाते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन वेस्टर्न टाइप ऑफ खाना, जो वेस्टर्न टाइप ऑफ डाइट को ले रही है, जिसके हम जंक फूड कहते हैं, जिसे हम आज भी बाजारू खाना कहते हैं, जिसे हम बाहर जाकर के ज़्यादा खाने का चहल पहल ज़्यादा मानेंगे, उनके अंदर, उस जनरेशन के अंदर इम्यूनिटी रिलेटिवली कम है। हमारे यहाँ पर में इम्यूनिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास अभी भी जंक फूड का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि वेस्टर्न साइड के अंदर आज भी जंक फूड का प्रचलन ज़्यादा है। बाहर हमारे यहाँ पर में धीरे धीरे जहाँ जंक फूड का प्रचलन आएगा वहाँ पर में इम्यूनिटी कम आएगी। दूसरा, हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ओवरलैप कर रहा हूँ जो कि शायद आपके पहले डिस्कशन में आ गई होंगी, क्योंकि शायद मेरे पास ऑडियो बाहर से क्लियर नहीं आ रहा था जो आपने अतुल जी से और उनसे बात करी थी। लेकिन दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हमारे पास में पेस्टिसाइड्स वाला खाना हमारे पास में अगर कम होगा या हमारे पास इनऑर्गेनिक फूड कम होगा तो हमारी लाइफस्टाइल ज़्यादा बेहतर होगी। देखिए, अगर हम खाना लेते हैं और हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं तो देखिए हमारे पास होने वाले जो शरीर की जो क्षमताएं हैं जो कम हो रही हैं वो भी कम होंगी। देखिए, कैंसर का प्रचलन अपने आप कम होगा। अगर हम कोरोना के साथ में इसको जोड़ें, खाली कैंसर की बात नहीं है, हमारे पास बाकी बीमारियां भी कम हो रही हैं। हार्ट की बीमारी कम हो रही है, हमारे आंतों की बीमारी कम हो रही है, हमारा लिवर कम खराब हो रहा है। इन सब चीज़ों के कम खराब होने वाले व्यक्तियों के अंदर कोरोना का नेगेटिव इम्पैक्ट कम है। आप देखें, कोरोना के अंदर जो नुकसान कर रहा है, जो कोविड-19 वायरस नुकसान कर रहा है, वो उन लोगों को नुकसान कर रहा है जिनके अंदर बाकी सारी बीमारियां ज़्यादा हैं। इसका मतलब जिन लोगों ने बहुत सारे समय तक पेस्टिसाइड्स का खाना या जंक फूड लिया है, जिनके अंदर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, नुकसानदायक चीज़ें शरीर में आ चुकी हैं, उनके अंदर ही कोविड का भी नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। हम लोगों में उतना ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति नहीं थी। कि ये जो आदत हमारी अभी इस मजबूरी ने, लॉकडाउन की मजबूरी ने हमारी जो आदतें बदली हैं, ये हमारी हमेशा के लिए हमारे स्वभाव में शुमार हो जाएं, या इस बात का बंदोबस्त कर दिया जाए कि हमको जंक फूड मिले ही नहीं, कम मिले, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। तो सोशल स्तर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या चीज़ें बदलनी चाहिए ताकि लोग सेहतमंद रहें खाने पीने के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस व्यू पॉइंट की बहुत सराहना करता हूं कि हमारे इस लॉकडाउन के कारण जो चेंजेस आए हैं उनको हमारे को अवतरित कर लेना चाहिए हमारे डेली रूप के अंदर। एक कहावत है कि अगर आप कभी भी किसी भी जगह से गिरे और वहां से आपने कुछ नहीं सीखा तो आपका वो गिरना बेकार है। कोविड-19 नुकसानदायक बीमारी है, लेकिन इसके गिरने के कारण, इसके आने के कारण हमारे को लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन के कारण हमने एक चीज सीखी कि हमारे को घर पर खाना बना करके रहना सबसे अच्छा रूप है खाने का। देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों के पास फोन नहीं आ रहे हैं इस वक्त, बीमारियों के मरीज बीमार नहीं है या, लेकिन आप देखेंगे अधिकतर डॉक्टरों के पास, मैं एक डॉक्टरी पेशे के हिसाब से बता रहा हूं, पहले मेरे पास में अगर दिन भर में 30 मरीजों के फोन आते थे कि मेरी आंत के अंदर एक खराबी हो रही है, ये समस्या हो रही है, वो आज की तारीख में 3 से 4 हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग फोन नहीं करना चाह रहे, लोग फोन तो अभी भी अवेलेबल है, लॉकडाउन है, फोन सबके पास अवेलेबल है, लेकिन लोगों के फोन कम करने का मतलब ये है कि उनकी लाइफस्टाइल इस वक्त ज्यादा बेहतर होती जा रही है। इस समय लोग ज्यादा अच्छा जी रहे हैं। इसका मतलब हमको इस चीज को हमारे लाइफ के अंदर मान के चलना चाहिए। ये जो अच्छा है हमें इसे छोड़नी नहीं है, हमें इसे पकड़ के बैठ जाना है सारी जिंदगी के लिए, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो और तरह का रूप हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, हमें इसे अवॉइड करके हमें बेस्ट खाना लेना चाहिए। अब जहां तक सवाल है दूसरा रूप कि हमारे को इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं जिससे हम आदमी किसी चीज को फॉलो करता है, या तो वो इसको मान ले कि साहब भगवान का रूप है, मुझे इसी को ही फॉलो करना है, या हमारे ऊपर एक कठोर निर्णय लिया जाए कि आपको अगर इसको लिया तो ये गलत होगा। तो हम लोग 2 तरह से मान सकते हैं। तो हमने अभी तो हमने इसलिए माना है क्योंकि हमारे पास एक नियम है कि हमारे को इसके अलावा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब तक लोगों को इसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है इसके अंदर, लेकिन सरकार इसके अंदर इस समय पर जो चीजें हमारे सोसाइटी के अंदर नेगेटिव पता चल रही है, सरकारें पाबंदी तो लगा नहीं सकती, कानून बनाए कि साहब खाना कोई अपराध तो है नहीं, ना ही अपराध बनाया जा सकता है। आदमी अपने लिए रेगुलेशन बना सकता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं खाने दूंगा, तो शायद हालात बदल सकते हैं। चलिए, समय हो गया है, आप सब लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। अतुल जी, आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर आदमी उस बात से इत्तेफाक रखता है, और भूरा राम जी ने उसमें बात जो जोड़ी है उससे लगता है, उससे समझ में आता है कि एक रास्ता निकाला जा सकता है
बेहतर कल की तरफ, सेहतमंद कल की तरफ। जो सब्सिडी यूरिया पर दी जा रही है या केमिकल फर्टिलाइजर्स पर दी जा रही है, वो सब्सिडी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए भी दी जा सकती है, उसके लिए दी जाएगी तो शायद किसान जो पका कर इस देश को पैदा करके इस देश को देगा, वो इस देश को सेहतमंद बनाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।